है बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट बाय आशीष में स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का पहला चैप्टर है आप लोगों का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहले हम वृत्त पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, ऐसे सभी का पढ़ेंगे। पहले इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पहले ये जान लेते हैं वृत्त क्या है, वृत्त में क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि वृत्त, ठीक है, वृत्त क्या है। तो वृत्त जो होता है वो कोई एक सेंटर मान लेते हैं और एक उचित दूरी लेकर एक उसके चारों तरफ जो घेरा बनाया जाता है उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, यानी एक उचित दूरी लेकर, और वह दूरी कुछ भी हो सकती है, तो वह एक उचित दूरी लेकर और एक सेंटर मानकर उसके चारों तरफ इसको पकड़ के इसके चारों तरफ जो घुमाने पर जो आकृति तैयार होती है, जो आकृति बनती है, उसे ही वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का ये जो सेंटर होता है इसे केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, वृत्त का जो ये सेंटर होता है उसे केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से और ये जो चारों तरफ होता है इसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको परिधि कहते हैं। यानी इस सेंटर के जो चारों तरफ इस तरह से ये घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो इस केंद्र से और इस परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इस केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, और जब इन्हीं त्रिज्या को दोनों तरफ मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई एक वृत्त है, हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, उसका एक सेंटर हो गया। ठीक है, तो इस सेंटर की यदि इधर से कोई जा रही है रेखा तो इसे हम कहते हैं जीवा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यानी कि वृत्त के दो परिमापों को मिलाने वाली, यानी दो परिमापों को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर मान लेते हैं ए हो गया और ये भी, ये यानी परिमाप पर या उसके कर सकते हैं परिमाप पर दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। या जीवा ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ये सभी क्या होती है? जीवा होती है। और एक जीवा इसके सेंटर से जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो उसके सेंटर है, जो उसके केंद्र से होकर जाए, वो सबसे बड़ी उसकी जीवा कहलाती है। और इस जीवा का नाम जो इसके सेंटर से होकर जाता है उस जीवा का नाम हम व्यास देते हैं। क्या देते हैं? व्यास। ठीक है, यानी कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त के जब केंद्र से होगा कोई एक रेखा जाती है या कोई एक जीवा जाती है, तो उस जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये व्यास जो होता है, यानी देख रहे हैं कि ये केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से ये आधी दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और फिर यहाँ से भी ये आधी दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यानी दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण करती है। ठीक है, दो त्रिज्या वो भी दोनों एक ही सीध में हो, एक ही लाइन पर हो, अर्थात उस लाइन पे 180 अंश का एंगल बन रहा हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है? जीवा। यानी ये कर सकती है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, और वह व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है? यानी त्रिज्या है, त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और व्यास होता है, व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2r। यानी व्यास यानी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2r। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर एक आता है छेदक बिंदु। छेदक बिंदु क्या होता है वृत्त में? ठीक है, तो छेदक बिंदु जो होता है, यानी जो वृत्त है, ऐसे वृत्त मान लेते हैं और वृत्त के 2 बिंदुओं पर, यानी इसके परिधि को 2 बिंदुओं को जो रेखा इस तरह से छेद देती है या ये पार कर जाती है उसे ही क्या कहते हैं? छेदक बिंदु कहते हैं। यानी एक बिंदु यहाँ पर हो गया और एक बिंदु ये, और ये जो होती है ये रेखा जो जाएगी इसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों में ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त। अच्छा, एक अर्धवृत्त होता है, तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं?
अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो जब ये पूरा वृत्त है, एक सेंटर इसका होता है, इस सेंटर की ये सबसे बड़ी भुजा उसकी होती है, जीवा जो होती है ये क्या होती है, उसकी व्यास कहलाती है। तो अब ये भाग को यानी ऊपर वाले भाग को मिटा दिया जाए, यानी ये आधे हाथ से होकर जाती है, तो अब ये क्या होता है, जीवा होता है। तो अब ये जीवा कहते हैं, सॉरी अर्धवृत्त होता है। ये क्या बन गया, अर्धवृत्त। लगभग एक कटोरे के आकार का होता है, एक कटोरा जो होता है वो अर्धवृत्त के आकार का होता है। तो ये कटोरा जो है या ये कर सकते हैं अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का जो ऊपरी भाग है, जैसे कोई भी गोल चीज हो, या ये कर सकते हैं ये अर्धवृत्त है। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं कि ये इतना दूरी ये पूरा ज्ञात करेंगे और प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल जो होगा ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिमाप होता है, जैसे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। तो हम इसका आधा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा यानी πr। तो ये गलत माना जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है, πr इसका नहीं होता। लेकिन इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नहीं होगा कि इसका तो ये आधा होगा तो ये वाले भाग पर होगा, और प्लस ये वाला भी भाग तो इसका बन जा रहा है, तो ये आध और ये आध मिलकर 2r हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2r। तो इस तरह से ये वृत्त का या अर्धवृत्त का परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि वृत्त के संबंधित जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूले को देखते हैं और फिर ये अगला चैप्टर ये मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये देखते हैं वृत्त से संबंधित फार्मूले क्या होते हैं। तो वृत्त हो ये वृत्त होता है, वृत्त का ये सेंटर कुछ मान लेते हैं इसका सेंटर O है, ठीक है। तो इस सेंटर का तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या, क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना जो होता है व्यास होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं या व्यास बराबर है, व्यास को d से प्रदर्शित करें, d बराबर 2r। फिर त्रिज्या क्या होगा, तो यदि व्यास त्रिज्या का 2 गुना है, त्रिज्या जो होगी वो व्यास की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आधी, यानी व्यास अपॉन 2 हो जाएगा। फिर है वृत्त की परिधि, या वृत्त का परिमाप कर सकते हैं या वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है 2πr। ये देखिए 2π मतलब एक वृत्त जो होता है टोटल 360 अंश का कोण बनाता है। तो आप लोग जानते हैं कि पाई का मान उस तरह से रखा जाता है, तो कोणों में रखा जाएगा तो पाई का मान होता है 300 मतलब 180 अंश। तो 2 हो जाएगा तो 2 से गुणा कर लेंगे, 180 में 360, यानी एक पूरा परिमाप हो गया। और ये जो उसकी दूरी होती है उससे हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2πr। फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। फिर अर्धवृत्त की परिधि, तो जो पूरी परिधि होती है उसका आधा और प्लस। देखिए अर्धवृत्त कैसे बनता है, तो अर्धवृत्त जो होता है ये वृत्त हो गया, इस वृत्त का हम आधा कर लेते हैं, ये मान लेते हैं उसका सेंटर, और ऊपर वाले भाग को मिटा देते हैं, ठीक, ये मिल गया। अब ये हो गया, तो ये पूरे भाग का परिमाप होता है 2πr, या इसकी परिधि होती है 2πr। अब आधा कर देंगे तो हो जाएगा πr, क्या हो जाएगा केवल πr। तो πr केवल यहाँ से ये वाला भाग जो होगा इतना दूर, ठीक है, ये हो जाएगा πr, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये भी दूरी तो इसमें बच जाती है, ये भी वाला भाग है, ठीक है। ये वाला भाग ये r होता है, ये r होता है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2r। तो इसलिए इसका परिधि होती है πr + 2r, क्या होती है πr + 2r इसकी परिधि होती है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसी का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है लघु चाप, यानी चाप क्या होता है, तो एक वृत्त जो होता है इसके द्वारा जो यानी इसके सेंटर से जो इस तरह से ये चाप लगा दिया जाता है, ये इस तरह से वो उसका चाप होता है, ठीक है। चाप को हम ये से प्रदर्शित करके मान लेते हैं, ये त्रिज्या हुई, ये 2 बिंदुओं पे इस तरह से मिला हुआ है, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ठीक है। और ये तो इसका ये चाप की लंबाई ये l हो गई, ठीक। तो इस तरह से इसका ये क्षेत्रफल होगा, ये जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो इसमें आता है एक दीर्घ चाप आता है और एक लघु चाप होता है, ठीक है। तो लघु चाप और दीर्घ चाप के देखते हैं और उसके से संबंधित फार्मूले क्या होते हैं उसके बारे में अब देखते हैं। अब ये देखते हैं चाप। चाप क्या होता है, तो अगर वृत्त में देखा जाए कि चाप क्या होता है, फिर दीर्घ चाप होता है, एक लघु चाप होता है, तो क्या होता है, तो किसी वृत्त के किसी एक सतत भाग को ही चाप कहते हैं, वृत्त का
चाप कहते हैं। यानी कोई वृत्त है, उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या द्वारा जो एक सतत भाग ले लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वृत्तचाप कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये त्रिज्या, ये एक भाग हो गया, इस तरह से ये वाला भाग, इस भाग को हम कहते हैं चाप। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, और इसे मान लेते हैं पी, और यहाँ मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो एक चाप यानी ये वाला जो छोटा भाग है और ये वाला देख रहे हैं ये दीर्घ बड़ा वाला भाग है, तो इस बड़े वाले भाग को हम कहते हैं दीर्घचाप। क्या कहते हैं, दीर्घचाप। ठीक है, और ये लघु वाला छोटा भाग है, इसे कहेंगे लघुचाप। ठीक है, ये लघुचाप और दीर्घचाप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे लघुचाप अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लघुचाप यानी चाप हो जाएगा यहाँ पर APB। क्या हो जाएगा, APB, ये हो जाएगा लघुचाप। क्या हो जाएगा, ये लघुचाप। और दीर्घचाप लिखना होगा, दीर्घचाप, तो दीर्घचाप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AQB। क्या हो जाएगा, AQB, ये हो जाएगा दीर्घ, यानी ये वाला पूरा भाग जो बड़ा वाला भाग है वह क्या हो जाएगा, दीर्घचाप हो जाएगा, और ये छोटे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, लघुचाप कहते हैं। फिर इसके बाद आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है, तो किसी वृत्त में, ठीक है, कोई वृत्त है, उस वृत्त में त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनाया जाता है, जो भाग काटा जाता है, उसे ही त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, इस पूरे भाग को, यानी ये पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा वाले भाग को हम लघु, यानी यहाँ पे देखिए कोई ना कोई कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोण के साथ कोई अगर दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है या जो एरिया होता है उसे ही कहते हैं चाप या त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये ऊपर वाले भाग को, यानी ये जो टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया को क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, त्रिज्यखंड, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आता है एक वृत्तखंड आता है, और एक मतलब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर ये वृत्त बन गया, और इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड होता है, ये मान लेते हैं ये त्रिज्यखंड, और इन दोनों भुजाओं को आपस में मिला दें। ठीक है, तो ये वाली जो नीचे की एरिया बचती है, ये वाली एरिया को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। इसे, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये होता है वृत्तखंड। ठीक है, ये क्या होता है, वृत्तखंड, यानी ये वृत्त का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, तो ये छोटा है तो इसे कहेंगे दीर्घ लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये पूरा बड़ा वाला भाग है, कि इस पूरे बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, आप लोगों से पूछेगा कि लघु त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, जैसे इसका क्षेत्रफल कुछ दे देगा, यहाँ पर एंगल दे देगा। ठीक है, और क्या देगा कि लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या देगा, लघु त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए या दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे उसको ज्ञात किया जाएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है, ये कोण दे दिया, मान लेते हैं कि 60 अंश का कोण बना रहा है, तो कह देगा कि लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। तो अब ये लघु वृत्तखंड कैसे ज्ञात करेंगे, सोचिए, अब हमें इसके वाले भाग का, इस वाले भाग का एरिया ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले ये एक पूरा भाग जो यहाँ से इस तरह से है, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, फिर उस त्रिज्यखंड में फिर ये एक त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, तो अब इस पूरे बड़े, यानी इस वाले भाग त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा लघु वृत्तखंड क्या है। ठीक है, उसी तरह से हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो ये त्रिज्यखंड है, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा अंश का कोण बना रहा है। ठीक, ये वाला पूरा भाग क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। अब यहाँ पर देगा इसका केवल ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि पूरा वृत्त होता है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे भाग का मतलब ये क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि ये जो वृत्त होता है, एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। ठीक, उस 360 अंश के कोण में अब यहाँ पर त्रिज्यखंड कितने अंश का कोण बना रहा है, उस कोण को देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा अंश का कोण बना रहा है, और ये यानी पूरे 360 अंश के भाग को यदि इसको इस तरह से पूरा मिला दिया जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो उसका ये कितना भाग है, तो ठीक है वही हो जाएगा, यानी पूरे यहाँ पर थीटा कर देंगे और अपॉन 360 ऐसा, यानी वो 360 अंश का ये थीटा कौन सा भाग है
उससे हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लघु या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, और इसको हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे समझ में मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को ये लघु त्रिज्यखंड है, लघु वृत्तखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ वृत्तखंड, ये सभी चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज है ये। ठीक है, अभी इसका क्षेत्रफल का कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज को देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं ये वृत्त से संबंधित या वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से संबंधित कुछ फार्मूले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लघु त्रिज्यखंड। अब लघु त्रिज्यखंड क्या हुआ, यानी ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर ये वाला भाग, ठीक है, यानी मान लेते हैं ये ए हो गया, पी हो गया और ये ओ, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं पी, ए पी ओ, ये वाला जो भाग होगा ए पी बी ओ, ये पूरा भाग और इसके साथ ये थीटा पर बनाना है, ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। फिर होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस वाले भाग को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा भाग जो बचता है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ये लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड क्या होता है, यदि हम यहाँ से ए और बी को आपस में मिला दें, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला भाग बच रहा है यही तो लघु वृत्तखंड हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, लघु वृत्तखंड। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए ओ बी एक त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक कोई वृत्त है और यहाँ से एक हमने त्रिज्यखंड बना लिया और इस त्रिज्यखंड को हमने यहाँ से एक वृत्त बना लिया, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे तो ये वाला भाग बचेगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी उसी को कहा जाता है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, और फिर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है इस वाले भाग को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड का हो जाएगा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड जो होता है ये वाला भाग, यानी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड की लंबाई ये होती है त्रिज्यखंड, यानी इसकी लंबाई, यानी ए पी बी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये जानते हैं कि ये वृत्त होता है, वृत्त पूरे इसकी परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, कितना होती है, 2 पाई आर। ये पूरी परिधि की लंबाई, यानी एक चक्कर लगाएंगे, जैसे अगर साइकिल है या कोई टायर है तो वही एक चक्कर जब घूमता है, ठीक है, एक चक्कर पूरा घुमाएंगे तो वह अपने परिधि के बराबर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे इसी को हम इस तरह से पकड़ के इस तरह से घुमाएंगे तो ये जितना दूरी तय करेगा, ठीक है, वह अपने परिधि के बराबर एक चक्कर पूरा तय करेगा। ठीक है, तो उसी में यानी उसका केवल हमें इतना वाला भाग बताना है, इतना, तो ये देख रहे हैं ये थीटा कोण के साथ बना रहा है, तो ये पूरी परिधि, यानी ये पूरी परिधि का दूरी हो जाएगी, यानी पूरी परिधि, और इसमें से हम क्या करेंगे कि पूरी परिधि में से ये थीटा का कोण बना रहा है, तो इसमें थीटा का ये मतलब कौन सा भाग है, पूरे का कितना भाग है, तो थीटा भाग, और पूरा कितना है 360 अंश। तो ये हो जाएगा वृत्त का चाप, यानी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 अंश। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पर मिल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु होता है, विषमबाहु होता है और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हम वो कैसे होता है उसका भी फार्मूला बता देंगे कि त्रिभुज का यानी एक क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यदि आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
ठीक है। एक होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? कड़ी में 3/4 यानी √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो उसकी भुजा होती है यानी ये भुजा है, उसकी लंबाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। विषम बाहु जो होता है, विषम बाहु की यानी उसकी अलग अलग भुजा होती है, तो एक हीरो फार्मूला होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यानी यस कड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, उसके अकॉर्डिंग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा यवनित का परिचय हो चुका है और इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली देखते क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो उसमें यदि आप लोगों को ये सभी फार्मूले कंप्लीट तैयार हो गए होंगे और आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूले को उतार लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है इसका पहला चैप्टर।